हेलो हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र सर और आप सभी के साथ तैयार हो चुका हूं आज के भी इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज के सेशन में प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर ही हमारे, कि हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। इस सेशन में हम लोग आप सभी के साथ बहुत शानदार बात करने वाले हैं, तो फटाफट से आप सभी हो जाइए तैयार। देखिए, ध्यान दीजिएगा, परिसंचरण तंत्र क्या है। देखिए, इस टॉपिक को मैंने मेंशन किया था, जो हम जनरली पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के सेशन में या ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ते हैं। जो बच्चों देखो, परिसंचरण तंत्र की अगर मैं बात करूं पिता की, तो कौन है फादर इनके? विलियम हार्वे जी हैं। उन्होंने कहा कि सर, शरीर में अंगों का वह समूह है जो पोषक तत्वों के परिवहन में विशेष रूप से मदद करता है, वही होता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था, और कब किया था? 1628 में। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 1 मिनट का वक्त नहीं मिलता बच्चों सांस लेने का, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। हालांकि सांस तो मैं खैर ले ही रहा हूँ, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सही मायने में व्यस्तता इतना अधिक है कि जैसे कल नहीं बना पाया, फिर मुझे लगा नहीं यार बना देते हैं, नहीं बच्चा नाराज हो जाएगा, तो आज फिर हमने आपके लिए ये वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो देखो किसने किया? विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। 2 रूपों में बटा है, एक खुला है, एक बंद है। खुले परिसंचरण में एक ऐसा तंत्र जिसमें रक्त वाहिकाओं में बंद ना हो, बल्कि इस तंत्र में रक्त सीधे अंगों से अंगों में ट्रांसफर हो जाता है। देखो ध्यान से, इधर एक अंग है, एक अंग इधर है, इस अंग से रक्त का ट्रांसफर इस अंग में सीधे आपको देखने को मिल रहा है कि सर रक्त यहाँ से इस अंग में आया है। जैसे देखो, यह एक अंग है और अंग में दूसरे अंग में, जैसा आपने होली का एक गीत सुना होगा ना, अंग से अंग मिलाओ सजन मुझे ऐसा रंग लगाओ। तो ऐसा रंग कब लग सकता है? जब खुली छूट हो तब लग सकता है। इस तरह से इसके एग्जाम्पल में स्नेल हैं, ऑक्टोपस है, इंसेस्ट कीड़े मकोड़े, तितली जिसे हम बटरफ्लाई कहते हैं। वहीं बंद परिसंचरण तंत्र में क्या बात आती है? एक ऐसा तंत्र जिसमें रक्त वाहिकाओं में बंद होता है। इस तंत्र में रक्त हृदय से अंगों में और अंगों से हृदय में चला जाता है। ये ध्यान दें। अब देखो ध्यान से, यहाँ हृदय था, हृदय से रक्त देखो निकला हुआ है, कहाँ आया है सर? अंगों में आया है। फिर ऐसे ट्रांसफर होते हुए देखो अंगों से रक्त निकल करके फिर पुनः कहाँ जा रहा है सर? हृदय के अंदर जा रहा है। और चूंकि ये प्रक्रिया दोहराई जाती रहती है, इसीलिए मेरे बच्चों मनुष्य का परिसंचरण तंत्र जो है वो बंद भी है और दोहरा भी है। ये ध्यान रखना। इसका मतलब स्तनधारी और मनुष्य इसके उदाहरण होंगे। मनुष्य ऑलरेडी स्तनधारी ही है, क्योंकि मेरे बच्चों दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा? दोहरा होता है, ये ध्यान रखना। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र वाला जीव मनुष्य है, माइंड सेट करके रखो। उसके बाद मेरे बच्चों देखिए, ब्लड की बात होती है कि ब्लड है क्या, रक्त है क्या बच्चों? इस पर जरा देखो। इन्होंने कहा कि जी रक्त, खून, लहू, ये वो सारे नाम, क्योंकि ये अलग अलग जगह अलग अलग नाम। जैसे किसी का कत्ल करना हो, आदमी कहता है ना कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, खून। तो अब ये जो खून शब्द आया मेरे भाई, इस बात पर तुम्हें फोकस्ड रहना है कि सर खून जो आया है ये कैसे आया है, इस चीज का भी तुम्हें ध्यान देना है। अब सर ये खून शब्द जो देखने को आप सभी को मिलेगा, उसमें आपने ये बात को महसूस कर लिया होगा कि सर खून का मतलब होता है कातिलाना बातें। कैसी बातें मेरे भाई? कातिलाना। तो आदमी कातिलाना बात में खून कहेगा ना, लेकिन अगर कह दे तुम्हारा रुधिर कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा, वो फीलिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि रुधिर का मतलब क्या हो गया? रक्त। वैज्ञानिक बात। अध्ययन हिमेटोलॉजी, पहला पॉइंट। रक्त में एक तरल संयोजी ऊतक है, मस्त है। परिसंचरी अंग है, मस्त है। कोलाइडल सोल्यूशन है, बेहतर क्वेश्चन है। मेसोडर्मल अंग है, बेस्ट है। मेसोडर्मल की व्याख्या हमने इधर कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। आपके भ्रूण का विकास त्रिपर्तीय संरचना में होता है। नाम देखो, सबसे पहले देखो ये बाहरी परत है एक्टोडर्म, जो त्वचा निर्माण का कार्य करती है। यह हर बच्चा ध्यान रखेगा। साथ ही साथ मेरे भाई आप देखो मध्य परत मीजोडर्मल परत है, जो रक्त का निर्माण करती है, जैसे आहार नाल का, लचीले अंग, बड़ी आंत का, छोटी आंत का, आमाशय का करती है। वहीं देखिए आंतरिक परत आपकी जो एंडोडर्म होती है, वह यकृत, किडनी वगैरह का निर्माण करती है। रक्त का निर्माण आमतौर पर अस्थि मज्जा में होता है, लिख दिया हूँ।
लेकिन मेरे बच्चों आप देखो, पीला वाला भाग आपकी अस्थि मज्जा पीली है और रेड वाला रेड है, ये येलो बोन मैरो है, ये रेड बोन मैरो है, और रेड बोन मैरो आरबीसी का फॉर्मेशन करती है, ये ध्यान दें। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में, ध्यान रखना, प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। लेकिन बात आई कि सर रक्त की मात्रा कितना होती है, तो कुल भार का ध्यान दें, रक्त क्या कह रहा है कि सर रक्त जो है वह कुल भार का 7 से 8% होती है। यानी अगर आप 50 किलो के हैं, अगर आप 50 किलोग्राम के हैं तो उसका 7%, 5 सते 35, 3.5 लीटर रक्त आपके शरीर में होगा। और वहीं पर अगर मेल है औसत में 5 से 6 लीटर पुरुषों में, और महिलाओं में मेरे बच्चे 4 से 5 लीटर। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि महिलाओं में रक्त का कम होने का कारण क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महिलाओं में रक्त कम होने का कारण क्या हो सकता है, ये मुझे बता दीजिएगा। क्लियर है? एक चीज। दूसरी चीज मेरे बच्चों, आप सभी ध्यान रखना है, और मुझे एक बहुत अच्छे से और मजबूती से एक और कमेंट आप सभी करके बताइएगा। क्या क्या पता है आप सभी को? आपको जो बताना है वो ये बताना है कि सर जी रक्त के निर्माण में सहायक खनिज कौन कौन से हैं, सहायक विटामिन्स कौन कौन से हैं, सहायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। सीधे शब्दों में बात सुनो कि सर रक्त के निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, बस इतना मुझे बता देना बस, ठीक है? बस तुम मुझे इतना बता देना कि रक्त के निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, बस इतनी बात हमें आप सभी बता दीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा। हम आपका इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का, ठीक है? और यहाँ मैं लिख दूंगा मेरे भाई क्या, हीमोग्लोबिन, ठीक है? ये ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग लाल होता है, लाल रंग के पीछे का कारण हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट है। हीमो में हीम आपका आयरन है और प्रोटीन आपकी ग्लोबिन है। ध्यान रखना कि हीम दो तरह से, पशु और वनस्पति। लेकिन तुम मुझे कमेंट करके बताना कि किस प्रकार का जो आयरन है वो सबसे बेहतर होता है। हीम आयरन स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है या नॉन हीम आयरन? जरूर बताना। हीम आयरन बेहतर होगा या नॉन हीम आयरन, ये ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? सर बैगनी होता है, ये ध्यान रखना। एक मुद्दे की बात हमने ये बताया है बच्चों कि कार्य इसका क्या है, गैसों का परिवहन करना, ठीक है? हीमोग्लोबिन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं का परिवहन करता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन पकड़ के रखा है। अब मेरे बच्चों बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझना मेरी। क्या कि सर हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर मेल है तो 14 से 16, फीमेल है तो 10 से 12। लेकिन आप मुझे बताना, कमेंट आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, शरीर में कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन की मात्रा होने से एनीमिया ग्रस्त हो जाते? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यानी हीमोग्लोबिन का वह स्तर बताइए जिससे व्यक्ति एनीमिया ग्रस्त हो जाता है, ये ध्यान देना, ये आंसर करना। शरीर में रुधिर 2 प्रकार का, एक सर ऑक्सीजन युक्त रक्त है, ध्यान रखें ऑक्सीजन युक्त रक्त है, और एक ऑक्सीजन मुक्त रक्त है। देखिए ये ऑक्सीजन युक्त है और ये सर ऑक्सीजन मुक्त रक्त है। तो 2 तरह के रक्त हैं। ऑक्सीजन की अधिकता वाला रक्त हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, रंग काला हो जाता है, प्रकृति एकदम शुद्ध होती है। लेकिन जब CO2 से क्रिया करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, रंग गहरा नीला होता है और इसकी प्रकृति अशुद्ध होती है, इसे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, ये ध्यान दें। लेकिन वहीं पर बात रुधिर के संगठन की होती है तो मस्त यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं कि सर रुधिर 2 भागों में बट रहा है, एक तरल भाग है तो दूसरा ठोस भाग है। तरल भाग में हमारी प्लाज्मा आती है और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? बिलिरुबिन की प्रेजेंट के कारण सर प्लाज्मा हमारी पीला होती है, यानी शीला की बहन हो गई। रंग पीला कारण बिलिरुबिन, पानी 90 से 92%, ग्लूकोज और खनिज 1 से 2%। वहीं प्रोटीन अगर आप देखोगे तो 6 से 8% देखने को मिलती है, जिसमें थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। लेकिन इन सभी प्रोटीन में ऊपर की 3 थक्का जमाने में सहायक हैं, एल्बुमिन आयनों के संतुलन में आ रही हैं, ग्लोबुलिन प्रतिरक्षी का निर्माण कर रही हैं। लेकिन तुम मुझे बताओ कि इन थक्का जमाने वाली प्रोटीन में, आपके लिए प्रश्न है, इन थक्का जमाने वाली प्रोटीन में मुख्य थक्का जमाने वाली प्रोटीन कौन सी है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? रक्त कणिकाएं 30 बाट, आरबीसी ध्यान रखें, WBC प्लेटलेट्स।
संख्या में सबसे ज्यादा आरबीसी है, उससे कम प्लेटलेट्स है, फिर डब्ल्यूबीसी है। चूंकि आरबीसी करोड़पति है, देखो यहां लिखा हूं, ये क्या दर्शाया हूं सर, ये संख्या में अनुपात को दर्शाया हूं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आरबीसी में संख्या करोड़पति है, प्लेटलेट्स आपकी लाखपति है और डब्ल्यूबीसी हजारपति है। लेकिन वहीं पर आपके यहाँ प्रश्न आता है कि सर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का एक रेशियो मुझे बताइए, तो मैं कह दूंगा कि सर 600 अनुपाते 1 का रेशियो होता है, किसमें और किसमें बीच, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में। यानी 600 शरीर में आरबीसी होंगी तो वहीं डब्ल्यूबीसी कितनी होंगी मेरे भाई, तो आप आंसर करना कि सर डब्ल्यूबीसी वहीं पर हमारे पास कितनी हो जाएंगी, आंसर करना है सर 1 हो जाएंगी, ठीक है। आ जाइए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नीचे ये फैक्ट हमने हालांकि रखा था, ये ध्यान दे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपकी आरबीसी आती है। कौन? आरबीसी, जिसे हम लोग बहुत प्यार से इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं बच्चों, बहुत प्यार से क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइट्स बोलेंगे, ये बात ध्यान रखना। बहुत प्यार से हम इसे इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो इरिथ्रोसाइट्स होती है मेरे बच्चे, इसका मापन हीमोसाइटोमीटर के द्वारा करते हैं, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके माध्यम से करेंगे? हीमोसाइटोमीटर द्वारा करते हैं। वहीं पर खोज एवी ल्यूवेनहॉक करते हैं, लेकिन इनके अन्य नाम, इरिथ्रो का मतलब लाल और साइटो का मतलब सेल। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml। जीवन काल 120 दिन का है। मृत्यु स्थान प्लीहा, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। सेशन कैसा लगता है? कोशिश मेरी कैसी लगती है? आपके लिए मेरा ये त्याग कैसा लगता है? अगर आप ये बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, आगे हमारा प्रयास और अच्छा होगा। सेशन को जरूर लाइक शेयर कर दिया करो, अन्य लोगों के पास भी भेज दिया करो, जिससे कि मुझे ऊर्जा मिल जाए, ठीक है। चलिए नोट में देखिए, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है, परंतु ऊंट और लामा में इनके अपवाद है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बगल में लगा दिया हूँ नोट करके। ये हमने हड्डी बनाया, ये आपकी येलो बोन मैरो है मेरे भाई, आप सभी ने पढ़ रखा है। चूंकि बोन मैरो 2 तरह से होती हैं, ये ध्यान रखना है। और ये आपकी आरबीसी द्विअवतल होती है, हमने बाइकॉन्केव एक बना दिया है, ठीक है। देखिए ध्यान से, सामान्य अवस्था में आरबीसी अस्थि में बन जाती है, लेकिन एम्ब्रॉइक स्टेज में कहाँ बनती है? प्लीहा में या यकृत में। इसीलिए प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं और कब्रगाह भी कहते हैं, ये ध्यान रखें। संसार में सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबियन होती हैं, उभयचर होती हैं। संसार में व स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी मृग की, ये ध्यान देना। और स्तनधारियों की सबसे बड़ी आरबीसी हाथी होती है। लेकिन हमारा प्रश्न है, हमारा आप सभी के साथ प्रश्न है कि आरबीसी को कौन सी विटामिन परिपक्व करती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आरबीसी को परिपक्व करने वाली विटामिन का नाम बताना जरूरी है। अब आ जाओ यहीं से एक बात, आरबीसी से संबंधित रोग। आरबीसी है, अगर कमी हो गई, एनीमिया, जिसे हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं, यह ध्यान रखना है। और अगर अधिकता हो गई तो सर पॉलीसाइथेनिया कहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। बोले सर लक्षण क्या है? त्वचा पर धब्बों का आना, काले धब्बों का आना माइल्ड एनीमिया का सिम्टम्स है। लेकिन आरबीसी का हंसियाकार होना सर सिकल सेल एनीमिया कहलाती है। सिकल का मतलब हंसिया, सेल का मतलब कोशिका। आप देखो सामान्य स्वस्थ आरबीसी हमारी कैसी है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं, ये स्वस्थ आरबीसी होती है सर। कैसी है सर? ये स्वस्थ आरबीसी है, इसके पास कोई भी रोग नहीं है। लेकिन सर जी ये आरबीसी देखो दोषयुक्त हो गई है, हंसिया जैसी संरचना बन गई है, और यह रोग एक आनुवांशिक रोग है जो कि ला इलाज होती है, ये बात ध्यान देना है। कोई तकलीफ यहाँ तक किसी भी वीर को या किसी भी वीरांगना को कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, ओके। लेकिन यहाँ एक बात बताया कि निर्माण में सहायक विटामिन B6 है, B9 है, B6 है और B9 है, माइंड सेट करके चलना। उसके बाद WBC आती है सर, इनके अन्य नाम ल्यूकोसाइड, फाइटर सेल, सिपाही कोशिका, अंगरक्षक कोशिका जैसे तमाम नाम हैं। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। संख्या 8000 से, ध्यान देना, 8000 से 10,000 होती हैं, 2 से 4 दिन तक चलती हैं। मृत्यु स्थान रुधिर में होता है। आकार सर इनका अनियमित होता है, साथ ही साथ केंद्रक इनमें उपस्थित होते हैं। खोज इसकी एंडरल और एडिसन्स ने किया था, ये ध्यान रखना। अच्छा बच्चों ये बताना कि ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की, दैट्स इट। लेकिन ल्यूवेनहॉक ने और क्या किया था? क्या किसी को पता है ये बात?
और अगर पता होगी और महत्वपूर्ण कार्य ल्यूवेनहॉक ने किया था, यदि पता होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, ठीक है। चलिए, तो यहीं डब्ल्यूबीसी के प्रकार में आ जाओ। दो तरह से, एक कणाकार डब्ल्यूबीसी है और एक अकणाकार है। कणाकार में कहा सर ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसमें कण के आकार की आकृति मिलेंगी। देखो इसमें ये कण जैसी संरचना देख रहे हो, कण जैसी संरचना दिख रही होंगी। और ये तीन थी, इयोसिनोफिल्स, वैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, जो 0.1 से 0.5% तक थी। ये 65% थी, सर्वाधिक थी। अकणाकार में ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसमें कण की आकृति नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखें। ये दो तरह से, एक मोनोसाइट एक लिम्फोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी, लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती हैं। उसके बाद देखो यहाँ कुछ कार्य था, चलो इसको तो आप देख ही लेना, पढ़ ही लेना, लेकिन इनके असली कार्य को मैंने यहाँ लिख दिया है, देख लो। वैसोफिल्स के कार्य आप देख लीजिएगा 0.5 से 1% तक देखेंगे। कार्य हिस्टैमिन और हिपैरिन का सिक्रेशन करना, साथ ही साथ रक्त वाहिनियों को फैलाना, सूजन और लालिमा को उत्पन्न करना, रक्त का थक्का बनने से रोकना भी इन्हीं का काम था। इयोसिनोफिल्स 1 से 4%। कृमि जैसे परिजीवियों को नष्ट करने का काम करती थी ये। साथ ही साथ एलर्जी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करती थी? इयोसिनोफिल्स। और एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स को हटाने का भी काम करती थी, ये ध्यान रखना। मेरे बच्चों, आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं सर। तो ये बताओ कि इस ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, ये बताओ। और बताना कि खोज किसने किया था और किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कौन से रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह आपके लिए प्रश्न है। दो क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया, एक। दूसरा ये कि इस ब्लड ग्रुप की खोज किया किसने, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक, दूसरा कि कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन की प्रेजेंट नहीं होती है, यह भी बात आपको बतानी है। क्लियर हो जाएगा। एक चीज, न्यूट्रोफिल्स को देख लेना बच्चों, 60 से 70%, और यह शरीर की पहली रक्षा पंक्ति है, यह ध्यान रखना, या युक्ति है कह सकते हो। फैगोसाइटोसिस द्वारा बैक्टीरिया को नष्ट करना, क्या है फैगोसाइटोसिस क्रिया? आपके लिए प्रश्न, आप मुझे इसका जवाब बहुत शानदार देने वाले हैं कि सर फैगोसाइटोसिस क्रिया क्या है। अगेन रिप्लाई, फैगोसाइटोसिस क्रिया क्या है। ये सारी बातें, डेप्थ, गहराई, कैसे आप हर बार से कंटेंट अलग देखेंगे। जब मैं पढ़ाने लगता हूं तो डेप्थ देता हूं, बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूं, और फिर मेरे भाई आपको कहीं ना कहीं ये ऊर्जा मिलेगी कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और ऐसे पढ़ना है तो जुड़िए हमारे साथ। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9336 65 64 40। सत्येंद्र सर आपका नाम है। आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम युग 24 में, हर प्यारे बच्चे का स्वागत है। वहीं पर आप आइए। एग्ज़ाम दर्शन तो आपको दर्शन ही दे देता है पर डे, या अल्टरनेट डे पे एक क्लास दे देते हैं, वह महत्वपूर्ण होता है। पर देखो क्या करता है, संक्रमण स्थल पर सबसे पहले पहुंचने का काम कौन सी डब्ल्यूबीसी करती है? प्यार से आंसर करना सर, न्यूट्रोफिल्स। मवाद यानी पल्स का निर्माण, मवाद में क्या होगा? मृतक डब्ल्यूबीसी होंगी, साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया जो नष्ट हो गई होंगी वो हो जाएंगी। लिम्फोसाइट्स ध्यान रखना 20 से 30%। कार्य क्या है सर? प्रतिरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाना। और ये लिम्फोसाइट्स दो तरह की, एक बी और एक टी सेल। बी सेल में आप देखो एंटी बॉडी का निर्माण करती है बी सेल, वहीं संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करती है टी सेल। और टी का मतलब होता है सर टारगेट सेल। तो टारगेट सेल का काम क्या है? संक्रमित कोशिकाओं को टारगेट करके नष्ट कर देना, विशिष्ट प्रतिरक्षा को प्रदान करना, वायरस और ट्यूमर कोशिकाओं को भी नष्ट करने का काम करती है कौन? वैसोफिल्स के बहन है लिम्फोसाइट, ये ध्यान रखना। वहीं अगले पर मोनोसाइट्स जो होती है, आपने पढ़ा होगा कि सर ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। क्या? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, ये ध्यान रखना। 2 से 8% होती है, सबसे बड़ी है। ऊतकों में जा करके मैक्रोफेज को बनाने का काम करती है, बड़े कणों और मृत कोशिकाओं को नष्ट करती है, साथ ही साथ संक्रमण स्थल की सफाई करने का भी काम करती है कौन?
आपकी ये WBC। लेकिन हमने कुछ और कार्य जो आपको पूर्ववत में पढ़ाए थे यहाँ देख लेंगे, तो ये थोड़ा सा सरल हो जाता है कि वैसोफिल्स दो तरह के रसायन निकालती है, जिसमें से एक हिस्टामिन है जो एलर्जी रसायन को सीक्रेट करती है, वहीं हिपेरिन है। आप ध्यान रखना, हिपेरिन क्या करती है, यह शरीर के भीतर रुधिर का थक्का जमने नहीं देती है। जो रक्त इस शरीर में बह रहा है, इसको बहने देना, बहने देना, बहने देना, बहने देना। अगर ये न होती तो रुक जाता, थक्का जम जाता। तो शरीर के अंदर रुधिर का थक्का न जमने देने वाला रसायन कौन सा है? प्यार से आंसर करना है कि सर वो हिपेरिन है। उसके बाद मेरे बच्चों, इयोसिनोफिल्स कार्य बेसिकली कब करती है? जब हमारे यहाँ वैसोफिल्स की कमी हो जाती है, तब ये एलर्जी से बचा देती है। लेकिन वहीं WBC की कमी ल्यूकोपीनिया कहलाती है, और ल्यूकोपीनिया रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है। इसकी कमी से जैसे HIV जैसे रोग का खतरा बढ़ जाता है। राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ पुरानी वीडियो को जरूर देखा करो, बैक में जा करके तुम लोग, उससे लाभ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए एक सीक्वेंस में दे रहा हूँ कंटेंट आपको। वहीं पर WBC की अधिकता क्या कहलाती है? यहाँ ढका हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि सर WBC की अधिकता अगर हो जाए तो बताओ कि WBC की अधिकता क्या कहलाती है। इसका जवाब आप देंगे सभी लोग। तो कैसा लग रहा है एग्जाम दर्शन का साथ आप सभी को, ये आप सभी लोग ज़रूर बताएंगे। फिर ऐसी ही ऊर्जा हमारे अंदर अगर आप देते रहेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, अपना प्यार देते रहेंगे, और प्यारा सा कमेंट, कोशिशों पर कमेंट जरूरी है, क्योंकि मेहनत का अगर मूल्य कुछ मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। तो फिर मेहनत करने का अंदाज बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती है, जज्बात बदल जाते हैं। तो फिर इंतजार करेंगे हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कि आप इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे, अच्छे से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। हमें मिलेगी हिम्मत और ताकत, हम बनाएंगे आपके लिए न्यू वीडियो। अगले सेशन में क्या चाहिए ये बता दीजिएगा। एग्ज़ाम्स भी आपके नज़दीक हैं, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बार बार पुरानी वीडियो जो इसके अंदर पड़ी हुई हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको भी जा करके ज़रूर देखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल्सो जय हिंद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू।